हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करती हूँ आप सभी का सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग क्लास 7 की होम साइंस पढ़ रहे हैं, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट कर लिया है। पार्ट 1 में हम लोगों ने लेसन 1, 2 और 3 को कंप्लीट किया था और 2 में 4, 5, 6 को आज पार्ट 3 है, जिसमें हम लोग लेसन 7 कवर करेंगे। ठीक है, अगर आपको मेरे 6 से लेकर 8 क्लास तक की होम साइंस की बुक देखनी है, ठीक है, तो उसकी वीडियो प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, और वहाँ पे आसानी से पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपने मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो वहाँ पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है, सितंबर शिल्पी डालकर सर्च कर सकते हो। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो। ठीक है, देखिए सिलाई कला, इसमें क्या बताएं, रफू करना। ये क्या बता रहे, रफू करना। देखिए क्या होता है, थोड़ा वस्त्र फट जाने पर चूहों द्वारा कपड़ा काट दिए जाने पर, थोड़ा वस्त्र जो होता है फट जाने पर, चूहों द्वारा कपड़ा काट दिए जाने पर या प्रेस करते समय कपड़ा जल जाने पर रफू करने की आवश्यकता पड़ती है। रफू 2 प्रकार से किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, तो रफू करना, थोड़ा वस्त्र फट जाए, ठीक है, और चूहों द्वारा कपड़ा काट दिए जाने पर, क्या प्रेस करते समय कपड़ा जल जाने पर रफू करने की आवश्यकता होती है। रफू 2 प्रकार से किए जाते हैं। रफू में सिलाई के विभिन्न तरीके होते हैं। ठीक है, जैसे चौकोर या आयतकार और दूसरा गोल या त्रिकोण। ठीक है, तो रफू करने में जिस रंग का कपड़ा होता है उसी रंग का धागा डालकर रनिंग स्टिच के साथ ताने बाने को मिलाते हुए धागा भरते हैं। प्लेट्स डालना, प्लेट्स डालने में क्या होता है कि शरीर के विभिन्न अंगों की फिटिंग के लिए कपड़ों में प्लेट्स डाली जाती है। फ्रॉक में घेरे को छोटा करने के लिए अथवा झोल देने के लिए प्लेट का प्रयोग करते हैं। प्लेट डालने के लिए पहले पेंसिल या चौक से कपड़े में निशान बना लेते हैं, फिर क्या करते हैं, इसके बाद मशीन से सिलाई करते हैं। तो क्या करते हैं, प्लेट डालने में क्या करेंगे, एक पेंसिल या चौक से निशान बना लेंगे जिससे गड़बड़ ना हो, और उसके बाद उसमें क्या मशीन चला देंगे। ठीक है, तो प्लेट डालना ये देख सकते हो। ठीक है, वस्त्र की सिलाई ठीक से हो, इसके लिए वस्त्र की सही नाप की जानकारी आवश्यक है। ठीक है, वस्त्र बनाने के लिए आवश्यक नाप। ठीक है, सिलाई करने से पहले भली भांति देख लेना चाहिए कि कपड़ा कैसा है। सिलने वाला कपड़ा सूती, रेशमी, ऊनी हो सकता है। जिस व्यक्ति का कपड़ा सिलना है उसकी सही फिटिंग के लिए नाप सही से ली जाए। ठीक है, यदि आप ढीली ढाली फ्रॉक, सलवार, जंपर, शर्ट, पैंट आदि पहनेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। हम सुंदर दिखेंगे, हमारा व्यक्तित्व भी निखरेगा। ठीक है, अगर हम सुंदर लगेंगे तो हमारी पर्सनालिटी भी अच्छी लगेगी ना। इसके लिए वस्त्रों की सही नाप लेना बहुत ज़रूरी है। नाप लेने की विधि, इसमें शरीर के प्रत्येक अंग, जैसे गले का पुट मतलब कंधा, ठीक है, तो गले का पुट मतलब कंधा, आस्तीन, पायचे, मियानी, सीने की नाप ली जाती है। नाप लेने के बाद ही कपड़ा काटा जाता है और सही नाप से काटा हुआ कपड़ा ही सिलने के बाद पहनने में फिट होता है। ठीक है, उसके बाद छाती की नाप यानी चेस्ट सिस्टम। ठीक है, तो सही नाप लेने के लिए नापने का फीता बच्चे या व्यक्ति के दाईं ओर खड़े होकर लेना चाहिए। क्या करना चाहिए, सीने की नाप लेने के लिए क्या करना चाहिए, सीने की नाप लेने के लिए नापने का फीता बच्चे या व्यक्ति के दाईं ओर खड़े होकर लेना चाहिए। दोनों हाथों के नीचे से फीता इस प्रकार घुमाकर सामने लाए कि फीता चारों ओर से एक सीधे में रहे और सीने की नाप से ही नाप निकालते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि किस वस्त्र में कितना कपड़ा लगेगा। तो कपड़ों की सिलाई करने से पहले हमें ये जान लेना जरूरी है कि जिस व्यक्ति का जो भी कपड़ा सिलना है उसमें कितने मीटर कपड़े की आवश्यकता है। इसके लिए सिले जाने वाले कपड़े की नाप लेकर उसे नोट करें। ठीक है, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। वस्त्रों को काटना और सिलना, तो वस्त्र पहनने वाला शरीर के अनुरूप चुस्त तंदुरुस्त दिखे, ऐसा तभी संभव है जब वस्त्र की कटाई और सिलाई सही तरह से की गई है। यदि वस्त्र की फिटिंग ठीक है और सिलाई सही से नहीं की गई है तो कपड़ा अच्छा नहीं दिखाई देगा। सिलाई उत्तम है और कटिंग सही नहीं है तो भी वस्त्र सुंदर नहीं लगेगा। आप अपनी शिक्षिका की सहायता से पैजामा बनाइए जिसकी नाप नीचे दी गई है। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं।
मैं दिखा दे रही हूँ। कपड़े की आवश्यक अनुमान लगाना, जो आपको क्या करना है, कपड़े का अनुमान लगाना आवश्यक कि कितना कपड़ा लग सकता है। अब घर में वस्तु की सिलाई से लाभ क्या होता है, देखिए क्या होता है। घर में सिलाई करने से लाभ होता है पारिवारिक लाभ, व्यावसायिक लाभ, आंतरिक बचत। पारिवारिक लाभ, धन की बचत, समय की बचत, रुचि के अनुसार वस्त्रों का निर्माण होता है, उत्तम सिलाई और धागों का प्रयोग होता है। व्यावसायिक लाभ में कार्य में दक्षता, कार्य की उत्तमता और गुणवत्ता में वृद्धि होती है। आंतरिक बचत में कपड़ों की बचत, बचे कपड़ों का पुनः प्रयोग, पुराने कपड़ों का पुनः प्रयोग और फटे कपड़ों की मरम्मत होती है। ठीक है, कढ़ाई करना। ठीक है, तो ये आपका लेसन 8 है, देख लेते हैं। सिलाई की तरह कढ़ाई भी एक कला है, इसका ज्ञान भी सबके लिए आवश्यक है। जिस प्रकार सुंदर वस्त्र और आभूषण से शरीर सुंदर लगता है, बिल्कुल उसी प्रकार एक अच्छी सी कढ़ाई करने से वस्त्र की शोभा आ जाती है। देखिए कढ़ाई भी बहुत अच्छी होती है, उससे क्या है, अगर कपड़ा नॉर्मल सा होगा, अच्छी सी कढ़ाई कर दोगे तो बहुत सुंदर लगेगा। जहाँ पर उसका उपयोग किया जाता है उस वस्त्र की सुंदरता और आकर्षण बढ़ जाता है। कढ़ाई कला का ज्ञान एकदम व्यवहारिक है, बिना व्यवहार में लाए इसकी उपयोगिता, महत्व और आकर्षण का अनुमान लगाना कठिन है। इसे सीखने के बाद पहनने वाले वस्त्र, साड़ियाँ, ब्लाउज, कुर्ता, फ्रॉक, पेटीकोट, बिब, रुमाल आदि के अतिरिक्त घर के प्रयोग की वस्तुएं, चादर, पर्दे, मेजपोश, टिकोजी, नैपकिन, लंच मैट्स आदि पे कढ़ाई करके घर की शोभा बढ़ा सकते हैं। कढ़ाई के लिए आवश्यक उपकरण कौन कौन से हैं? कढ़ाई के लिए नमूना वस्त्र, विभिन्न प्रकार की रंगीन धागे, सुई, फ्रेम, छोटी कैंची, ट्रेसिंग पेपर, कार्बन पेपर, पेंसिल आदि सामग्री की आवश्यकता होती है। कढ़ाई कला की उपयोगिता, इसका ज्ञान व्यवहारिक है, इसलिए हम अपने जीवन में इससे बहुत लाभ उठा सकते हैं। मनचाहे वस्त्र पर मनचाही कढ़ाई कर सकते हैं, घर के वस्त्रों पर कढ़ाई करके उसकी सुंदरता बढ़ा सकते हैं, खाली समय का अच्छा उपयोग कर सकते हैं, कम खर्च में कढ़ाई करके आकर्षण, मेजपोश, चादर आदि तैयार कर सकते हैं। किसी भी वस्त्र पर कढ़ाई करने के लिए सबसे पहले वस्त्र पर नमूना छापना, इसलिए नमूना छापने के साधारण नियमों और विधियों की जानकारी प्राप्त करना बहुत ज़रूरी है। थोड़ी सी आप सावधानी से नमूना और कढ़ाई दोनों की सुंदरता नष्ट हो जाती है। कपड़े पर नमूना या डिजाइन उतारने की 2 विधियाँ हैं, ठप्पे द्वारा डिजाइन छापना, ट्रेस करना। ठीक है, तो ठप्पे द्वारा डिजाइन छापना, बाजार में लकड़ी, प्लास्टिक के ठप्पे मिलते हैं जिनमें विभिन्न प्रकार की डिजाइन बनी होती है। इसमें रुई से हल्का सा कच्चा रंग लगा के वस्त्र पे छापे जाते हैं। फिर ट्रेस करना, कपड़े पर नमूना ट्रेस करने की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला, कार्बन पेपर द्वारा छापना। कार्बन पेपर लाल, नीला, काला, सफ़ेद रंगों से मिलता है। वस्त्र के रंग के अनुसार कार्बन पेपर का चुनाव करना चाहिए, जैसा वस्त्र उसी के अनुसार कार्बन पेपर का चुनाव करना चाहिए। जिस रंग से छापने में वस्त्र पर नमूना स्पष्ट दिखाई दे और काटने में सुविधा हो, क्या हो कि जिस रंग का कार्बन है उससे क्या वस्त्र पे जो नमूना है वो अच्छा दिखाई दे, साफ दिखाई दे और उसे काटने में सुविधा हो, उसी रंग के कार्बन पेपर को यूज़ करना चाहिए। नील द्वारा छापना, बाजार में नमूने की पुस्तकें मिलती हैं जिसमें छिद्रों द्वारा नमूने बने होते हैं। थोड़ी सी नील स्प्रिट में लेते हैं, फिर नमूने को वस्त्र पर रखकर पिन लगा देते हैं ताकि कपड़ा और नमूना हिले नहीं। इसके बाद नील के घोल में रुई डुबोकर हल्का सा निचोड़कर नमूने के छिद्रों पे हल्का दबाव के साथ फेरने से नमूना वस्त्र पे क्या हो जाता है, छप जाता है। कढ़ाई करने के बाद धोने से क्या होता है, नील धुल जाती है। गेरू द्वारा नमूना छापना, कार्बन पेपर न मिलने पर इस विधि से भी नमूना ट्रेस कर सकते हैं। क्या होता है गेरू द्वारा छापना में, नमूना छापना में तो कार्बन पेपर ना मिलने पर इस विधि से क्या कर सकते हैं, हम नमूना ट्रेस कर सकते हैं। नमूने के पीछे की ओर गेरू घोल कर पोत देते हैं, तो नमूने के पीछे की ओर क्या गेरू घोल कर पोत देते हैं और सूखने के बाद क्या करते हैं, गेरू वाला भाग कपड़े पर रख कर उसके दबाव के साथ नमूने पर पेंसिल फेरने से नमूना वस्त्र पे छप जाता है। तो क्या करेंगे, कार्बन पेपर नहीं मिल रहा है तो इसमें क्या नमूना ट्रेस, इस विधि से भी नमूना ट्रेस कर सकते हैं। तो नमूने के पीछे की ओर क्या करेंगे, गेरू घोल कर पोत कर रख देंगे, घोल कर पोत कर रख देंगे। सूखने के बाद गेरू वाले भाग को कपड़े पर रख कर क्या करेंगे, हल्के दबाव के साथ नमूने पर पेंसिल फेरने से क्या होता है, नमूना वस्त्र पर छप जाता है। फिर कांसे की कटोरी से नमूना छापना, तो कांसे की कटोरी से नमूना छापना, इसमें क्या होता है,
किसी भी वस्तु पर कटी हुई डिजाइन को उतारने के लिए एक सादे कागज़ को डिजाइन के ऊपर रखकर कांसे की कटोरी की चिकनी तली से रगड़ने पर कागज़ पर नमूना उभर आता है। उसके बाद उसे पेंसिल से सही आकार दे देते हैं। इस प्रकार कपड़े पर भी छाप सकते हैं, किंतु कागज़ पर डिजाइन अच्छी तरह उभरती है। फिर अक्स द्वारा नमूना उतारना, इस विधि द्वारा का प्रयोग करके हल्के महीन कपड़ों में होता है। तो अक्स द्वारा नमूना उतारने में इस विधि का प्रयोग क्या होता है? हल्के महीन कपड़ों में होता है, जैसे वायन, मलमल, आद्री, लोन आदि। ठीक है, ये कपड़े कुछ पारदर्शी होते हैं, इनके नीचे की डिजाइन रखने पर स्पष्ट दिखाई देती है। ऊपर से पेंसिल फेरकर वस्त्र पर नमूना उतार लेते हैं। कपड़े पर नमूना छापते समय कुछ बात ध्यान में रखनी चाहिए। ठीक है, वस्त्र के अनुरूप छोटा या बड़ा नमूना चुनना चाहिए। वस्त्र पर नमूना छापने से पूर्व नमूना और वस्त्र पर काटने का स्थान निश्चित कर लेना चाहिए, क्योंकि एक बार नमूना छापने के बाद स्थान बदलना कठिन होता है। नमूना स्पष्ट छापना चाहिए जिससे कढ़ाई करने में सुविधा हो। कपड़े पर कार्बन पेपर नमूना रखने के बाद पिन लगा लेना चाहिए ताकि वह स्थिर रहे, इधर उधर ना हिले। नमूना नुकीली पेंसिल से उतारना चाहिए। नमूना समतल स्थान पर रखकर छापना चाहिए। नमूना छापने के लिए ट्रेसिंग पेपर, कार्बन पेपर, पेन, पेंसिल, नमूना, नील, गेरू, समतल स्थान की आवश्यकता होती है। जिस विधि से छापना हो उसकी सभी सामग्री एकत्रित करके छापना आरंभ कर देना चाहिए। कढ़ाई करते समय निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए। वस्त्र पर नमूना साफ और स्पष्ट हो। नमूना वस्त्र के अनुसार छोटा बड़ा हो। कढ़ाई किए जाने वस्त्र का रंग पक्का हो। धागों का रंग भी पक्का और चमकदार हो। फ्रेम लगाए कढ़ाई करने से सफाई आती है। नमूना काटने के लिए उचित टाकों का चुनाव करते हैं। फिर कढ़ाई को सुंदर, आकर्षण और स्वाभाविक बनाने के लिए आवश्यक है कि रंगों का चुनाव बहुत अच्छा हो। इसके लिए निम्न बातों को ध्यान में रखना है। पहला है, काटने वाले वस्त्र का रंग ऐसा हो कि इसमें कढ़ाई उभार कर अच्छी दिखाई दे। धागों को कपड़ों पर रख कर देख लेना चाहिए कि कौन से रंग का अच्छा लगेगा। फूल के लिए लाल, गुलाबी, पीला, नारंगी, बैंगनी आदि रंगों के विभिन्न हल्के और गहरे रंगों का उपयोग करना चाहिए। पत्ती के लिए हरे रंग का चुनाव करना चाहिए। हरे शेडेड रंग के धागों का प्रयोग कर सकते हैं। अलंकारी नमूनों को हम समान रंग नीला, लाल, बैंगनी या लाल, ठीक है, पीला, नारंगी रंगों से काट सकते हैं। कहीं के हम अलंकारिक नमूनों में विरोधी रंग जैसे लाल के साथ हरा और पीले के साथ नीले रंग से भी कढ़ाई कर सकते हैं। तो क्या होता है, जैसे हम लाल के साथ हरा ले लेंगे, ठीक है, लाल के साथ हरा ले लें और पीले के साथ नीले रंग से कढ़ाई कर सकते हैं। रंगीन वस्तुओं पर हम सफ़ेद रंग से भी फूल काट सकते हैं। देखिए, रंगीन वस्तुएं सफ़ेद से करेंगी तो खिल कर आएगा। डाल, शाखाएं, तना काटने के लिए भूरे रंग के हल्के या गहरे शेड का चुनाव कर सकते हैं। कपड़े के रंग को भी ध्यान में रखना चाहिए। कढ़ाई करने से पूर्व धागों की जाँच कर लेनी चाहिए। कहीं धागा पानी से धोने पर रंग तो नहीं छोड़ रहा है। कच्चे रंग के धागे से कढ़ाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि धुलने पर रंग छूटकर वस्त्र पर नमूना खराब कर देता है, जिससे परिश्रम, धन और समय व्यर्थ हो जाता है। फिर कढ़ाई के विभिन्न टाके, कढ़ाई करने के लिए विभिन्न टाकों या स्टिच का प्रयोग करते हैं। एक ही नमूने में कई प्रकार के स्टिच का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जैसे डाल, स्टेम स्टिच, चेन स्टिच, ठीक है, फूल, पत्ती, लेजी, डेजी, साटन स्टिच भराई के टाके से बना सकते हैं। अतः कई प्रकार के टाकों को सीखना आवश्यक है। रनिंग स्टिच यानी कच्चा टाका, ठीक है, यह स्टिच कच्चे टाके के समान बनाई जाती है। यह कढ़ाई काथे, ठीक है, यह कढ़ाई काथे के नाम से प्रसिद्ध है। लिख लीजिए, इम्पोर्टेंट, ये कढ़ाई काथा के नाम से प्रचलित है। लोगों में इसका बहुत आकर्षण है। जारजट, वायरल और सिल्क की साड़ियाँ, दुपट्टा, चादर, मेजपोश सभी इस कढ़ाई से काढ़े जाते हैं। फिर क्रॉस स्टिच, यह कढ़ाई क्रॉस करके बनाते हैं। ये कढ़ाई क्या क्रॉस करके बनाते हैं, ठीक है, ये देख लीजिए। मैटी के कपड़े पर बिना नमूना छापे डिजाइन को देखकर क्रॉस को गिनकर नमूना काटते हैं और क्रॉस स्टिच के नमूने साधारण नमूने से भिन्न होते हैं। फिर फिश बोन स्टिच,
तो इसे मछली काटा स्टिच भी कहते हैं। ठीक है, यही कढ़ाई हल्के और महीन वस्त्र में उल्टी ओर से काटने पर शैडो वर्क की कढ़ाई बनती है। सीधी ओर से फूल, पत्ती और कढ़ाई और कोई भी अलंकारिक डिजाइन भरकर बना सकते हैं। रुमाल के किनारे भी बना सकते हैं। कश्मीरी स्टिच, ठीक है, तो इस टाके को बनाते समय सबसे पहले सुई को कपड़े में से ऊपर निकाल देते हैं। ठीक है, देखो इसमें क्या होता है, सुई को कपड़े के ऊपर से निकाल लेते हैं। ठीक है, पहली पंक्ति में बारी बारी से एक लंबा और एक छोटा टाका ले या टाका पास पास ले। ध्यान रखें टाका रेखा से बाहर ना जाए। दूसरी पंक्ति में टाकों की लंबाई बराबर रखें ताकि कढ़ाई एक समान हो। यदि आपको शेडदार कढ़ाई करनी है तो इस कढ़ाई के लिए शेडदार धागे का प्रयोग करें। इस कढ़ाई से साड़ियाँ, शॉल, सूट के बॉर्डर आदि काटे जाते हैं। अब आती है बुनाई कला। ठीक है, तो अब हम लोग बुनाई कला के बारे में जान लेंगे। बुनाई क्या है? ठीक है, तो ऊन, देखिए ऊन के फंदे बना के सिलाइयों की सहायता से वस्त्रों का निर्माण करना बुनाई कला है। ऊन के क्या फंदे बना के सिलाइयों की सहायता से वस्त्र का निर्माण करना क्या है? बुनाई कला है। सिलाइयों से ऊन द्वारा वस्त्र बुनकर पहन लेना ही पर्याप्त नहीं है, वरन कलात्मक रुचि को सुंदर ढंग से प्रदर्शित करना है। बल्कि जो उसकी कलात्मक रुचि है, ठीक है, उसको सुंदर रंग से क्या दिखाना है, प्रदर्शित करना है। इस कला के द्वारा अनेक ऊनी वस्त्र जैसे टोपा, मोजा, दस्ताने, कार्डिगन, जैकेट, फ्रॉक आदि तैयार किए जाते हैं। यह कला बहुत सरल है। सिलाई कढ़ाई के साथ साथ बुनाई कला का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है, जिससे आवश्यकता पड़ने पर हम घर पर कम खर्च में सुंदर ऊनी वस्त्र तैयार कर सकते हैं। ऊनी वस्त्र तैयार करते समय सर्वप्रथम ऊन खरीदते हैं। ऊन खरीदते समय में निम्न बातों का ध्यान में रखना चाहिए कि स्वेटर की मजबूती, बनावट ऊन के ऊपर ही निर्भर करती है। जो स्वेटर की मजबूती है और बनावट किसके ऊपर निर्भर करती है? ऊन के लिए। इसलिए ऊन हमेशा अच्छी किस्म की खरीदनी है। व्यक्ति की आयु और रंग के अनुसार ऊन का चयन करना है। सदैव वजन में हल्का ऊन खरीदें क्योंकि इसकी लंबाई अधिक होती है। ऊन हमेशा पक्के रंग वाली, रोएदार, अच्छी प्रकार की बटी हुई लेनी चाहिए। बड़ों के लिए हल्के रंग का ऊन लेना चाहिए। बच्चों के लिए मुलायम ऊन लेना चाहिए। फिर बच्चों के मोजे, ठीक है, देखिए ये आवश्यक विधि है, इसको हम लोग को इतना नहीं देखना है। फिर छोटे बच्चों की ऊनी टोपी, तो बस ऐसे दिखा देते हैं आप लोग को, ठीक है। फिर बुनाई के विभिन्न नमूने, ये इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं। देखिए ऊनी वस्तु में नमूना या डिजाइन डालकर हम उसे सुंदर व आकर्षक बना सकते हैं। तो ऊनी वस्तु में क्या कर सकते हैं? नमूना और डिजाइन डाल के हम उसे सुंदर और आकर्षक बना सकते हैं, ठीक है। हम ऊन से सुंदर और सरल नमूना बनाना सीखते हैं। देखिए जैसे चने जैसा बुनाई, चने जैसी बुनाई, तो एक सिलाई पे 20 फंदे डालकर, एक सिलाई है उस पर क्या करेंगे? 20 फंदे डालकर एक पूरी सिलाई सीधा बुनिए। फिर उल्टी की ओर से पूरी सिलाई उल्टी बुन लीजिए, ठीक है। फिर तीसरी सिलाई, एक फंदा सीधा, फिर 2 फंदे को एक साथ मिलाकर एक जोड़ बनाते हुए एक फंदा बुने। बाकी फंदे को भी जोड़ा बना कर बुने। अंत में एक फंदा अकेला बचेगा, ठीक है। सीधा बुने, सिलाई पर गिने 11 फंदे होंगे। फिर चौथी सिलाई, इस सिलाई को भी सीधा बुने। पहला फंदा सीधा, फिर दोनों सिलाइयों के बीच में से उनके नीचे से सीधा बुनते हुए एक फंदा बुने। फिर बाई सिलाई पर से एक फंदा सीधे बुने। इस प्रकार एक फंदा नीचे से, फिर एक फंदा बाई सिलाई से बुने और पूरी सिलाई बुनने के बाद फंदे गिने। 20 फंदे होने चाहिए, ठीक है। तो इसी तरह 5वीं सिलाई जो है वो भी पूरी सिलाई सीधी बुने। फिर 6ठी सिलाई पूरी सिलाई उल्टी बुने। 7वीं तीसरी सिलाई की भाती बुने और 8वीं सिलाई में चौथी सिलाई की तरह बुने। इस प्रकार बुनने से सुंदर चने जैसा नमूना पड़ेगा। अब कन खजूरे की बुनाई, ठीक है, या छड़ीदार बुनाई, ठीक है। तो सिलाई पर 21 फंदे डालें और इस बात का ध्यान रखिए कि इस बुनाई में 21, 31, 41 और 51 आदि फंदे हों, ठीक है। ये इसकी विधि है, देख ले कितने फंदे कैसे बुनने हैं, ठीक है। फिर चौकोर खानों वाली बुनाई, ठीक है। तो ये 20 फंदे पर सिलाई डाली जाती है। ये फंदे पूछ सकता है, ठीक है, क्योंकि आपके में बुनाई चैप्टर है तो फंदे पूछ सकता है कितने फंदे डाले जाते हैं। तो ये आप देख ले, और इसके अंदर इतना ज़्यादा नहीं पूछेगा, अंदर का आप देख ले
ये जो इम्पोर्टेंट मैं बता रही हूँ। फिर जालीदार बुनाई, इसमें भी 20 फंदे सिलाई पे डाल दें, ठीक है। तो 20 फंदे सिलाई पे डालें, ठीक है, जालीदार बुनाई में। इसमें भी ज़्यादा कुछ नहीं है, एक बार देख लें। अब ऊनी वस्त्र बुनते समय में ध्यान रखने वाली बात, तो ऊनी वस्त्र की बुनाई करते समय में बहुत सारी बातों को ध्यान में रखना है कि बुनाई करते समय हमें अपने हाथ साफ रखें। बॉर्डर के फंदे हमेशा दोहरी ऊन से डालें। बच्चों के स्वेटर, फ्रॉक इत्यादि में आवश्यकता से अधिक फंदे डालने चाहिए, क्योंकि बच्चों के स्वेटर जल्दी छोटे हो जाते हैं। सिलाइयाँ अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। स्वेटर की सिलाई उचित ढंग से की जानी चाहिए। बुनाई करने से पहले हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए: ऊन का चुनाव, सिलाई का चुनाव, नमूने का चुनाव, फंदों की संख्या का आकार के अनुसार, ठीक है, फंदों की संख्या आकार के अनुसार, बुनाई में समानता, सिलाई करते समय सावधानी और प्रेस। फिर क्रोशिया, तो क्रोशिया द्वारा बुनकर सुंदर नमूने तैयार किए जाते हैं, ठीक है। यह एल्युमिनियम, प्लास्टिक, पीतल, स्टील की बनी एक सिलाई है। इसके आगे का भाग हुक की तरह मुड़ा होता है, ठीक है। इसी से धागे को पकड़ कर खींचते हैं। क्रोशिया के प्रकार, तो क्रोशिया महीन और मोटी दो प्रकार की होती है। ये नंबर लिख ले: 3 से 7 नंबर तक की क्रोशिया धागा बुनने के काम आती है और 8 से 14 नंबर तक की क्रोशिया ऊन बुनने के काम आती है। क्रोशिया की बुनाई में रील के धागों से कुछ मोटे धागे का प्रयोग किया जाता है। इसे सुंदर, ठीक है, टीवी कवर, मेज पोस्ट तथा थाल पोस्ट बना सकते हैं। क्रोशिया का प्रयोग बुनते समय क्रोशिया हमेशा दाहिनी हाथ में पकड़ते हैं। लिख लीजिए: बाएं हाथ की तर्जनी उंगली पर धागा लपेटते हैं। इससे सुंदर बेल बनाई जाती है, जो फ्रॉक, पेटीकोट, मेज पोस्ट, तकिया कवर आदि में लगाया जाता है, ठीक है। इससे बच्चों की फ्रॉक, स्वेटर और मेज पोस्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। देखिए क्रोशिया बुनने की विधि, तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। पहले क्या है, चेन बनाना है इसका, ठीक है। ये पूरा अंदर लिखा है, पढ़ना चाहो पढ़ लो, ये सब नहीं पूछा जाता है। फिर किनारे के साधारण नमूने, ठीक है। तो चादर, रुमाल, मेज पोस्ट, शॉल आदि की साड़ी के किनारे, एक किनारे पे जो आप सुंदर नमूने बना देते हो, वो बहुत आकर्षण लगते हैं, ठीक है। नमूने तो मुख्यतः कई प्रकार के होते हैं, जिससे वस्त्र की सुंदरता बढ़ाई जा सकती है। यहाँ किनारे के नमूने बनाना बता रहे हैं, ठीक है। फिर सादा किनारा, रुमाल के एक किनारे पे क्रोशिया से एक लूप बनाई जाएगी। फिर 3 चेन बनाकर थोड़ी दूर पर फिर रुमाल के किनारे से लूप निकालेंगे। यही क्रिया बार बार करने से रुमाल का किनारा बन जाता है, ठीक है। पर यह ध्यान रखना है कि दूरी बनाकर ही रखें, ताकि सिकुड़न ना आने पाए, झोल ना आने पाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पाक कला, ठीक है। 3 चैप्टर और बाकी हैं, उसे कंप्लीट कराना है। उसके साथ ही आपकी क्लास 7 की बुक कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद हम लोग क्लास 8 की बुक की स्टडी करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, शेयर करें और बच्चों को बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।